आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काली पट्टी बांधने का मामला, कह रहे हैं नोटिस पाने वाले लोग। आप भी कभी टीचर थी। राहुल गांधी ने बंगाल में बर्खास्त 25,000 शिक्षकों की बहाली के लिए लिखा राष्ट्रपति को खत। राज्यपाल का विधेयकों को रोकना अवैध और मनमाना, सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु गवर्नर को फटकार। दमोह मिशन हॉस्पिटल के फर्जी डॉक्टर की कोर्ट में पेशी, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। रूस की धरती पर यूक्रेन का बड़ा धमाका, जेलेंस्की ने बेलगोरोद में सैनिकों के होने की पहली बार की पुष्टि। अफगानिस्तान में फिर से ग्रेट गेम, तालिबान को गोद में उठाने को खड़े हुए चीन अमेरिका। क्या भारत की मदद से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं पुतिन? यूक्रेन को रूसी सेना के हथियार में पहली बार मिले भारतीय उपकरण। सनी देओल नहीं दोहरा पाए गदर 2 वाला जादू, जाट ने की मामूली शुरुआत। सलमान की है सलमान से लड़ाई, 200 करोड़ क्लब में एंट्री। और आईपीएल के बीच चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व धाकर ने मारी बीजेपी में एंट्री। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वाले लोगों को प्रशासन ने नोटिस भेजा है। सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए गए इस नोटिस में लिखा गया है कि जुमे की नमाज के दौरान और ईद की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर विधेयक का विरोध किया गया था। नोटिस के मुताबिक इससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने नोटिस में इन लोगों को 16 अप्रैल 2025 को पेश होकर 2 लाख रुपए बॉन्ड और इतनी ही धनराशि के 2 जमानत दाखिल करने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल के 25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के मुद्दे पर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। राहुल गांधी ने ऐसे वक्त पर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है जब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह चुकी है कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी की नौकरी नहीं जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा था कि वह अदालत का सम्मान करती है लेकिन फैसले को नहीं मानेंगी। ममता बनर्जी ने सोमवार को शिक्षकों से मुलाकात भी की थी। अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी की एंट्री हुई है। राहुल गांधी ने लिखा है कि आप खुद शिक्षक रही हैं। पश्चिम बंगाल के शिक्षक लगभग 1 दशक से सेवा दे रहे हैं। उनकी बर्खास्तगी लाखों छात्रों को बिना पर्याप्त शिक्षकों के कक्षाओं में जाने के लिए मजबूर करेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में कहा है कि आप पश्चिम बंगाल के उन शिक्षकों के मामले में हस्तक्षेप करें जिनकी नौकरी को पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द किया और फिर इसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को फटकार लगाई है और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी नहीं देने को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से ही काम करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल द्वारा 10 विधेयकों को रोकना अवैध और मनमाना कदम है। राज्यपाल को अवरोधक नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पीठ ने तमिलनाडु की सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को रोक नहीं सकते, ना ही किसी विधेयक पर वीटो या पॉकेट वीटो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह स्थित मिशन हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी के नाम पर 7 मरीजों की मौत के मामले में फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन किम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे सोमवार को प्रयागराज से पकड़ा गया जहां वह यमुनानगर जोन के औद्योगिक क्षेत्र में छिपा हुआ था। मंगलवार को उसे दमोह न्यायालय में पेश किया गया जहां से कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। नरेंद्र यादव पर आरोप है कि उसने खुद को लंदन से आए हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में पेश कर दमोह के मिशन हॉस्पिटल में जनवरी-फरवरी 2025 के बीच 15 मरीजों की हार्ट सर्जरी की, जिसमें से 7 की मौत हो गई।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पहली बार सार्वजनिक रूप से पुष्टि की है कि यूक्रेनी सैनिक रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में मौजूद हैं। ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि करीब 3.25 साल पहले शुरू हुए इस युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है। पिछले महीने रूस ने इस क्षेत्र में हमले तेज करने की रिपोर्ट दी थी और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बेलगोरोद में यूक्रेनी सैनिकों की मौजूदगी हो सकती है। अगर यूक्रेनी सैनिकों ने बेलगोरोद पर कंट्रोल कर लिया तो ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जेलेंस्की ने सोमवार को कुर्स्क और बेलगोरोद में यूक्रेनी सैन्य कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि हम दुश्मन के इलाके में सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय अभियान चला रहे हैं और यह बिल्कुल उचित है। युद्ध को वहीं लौटना चाहिए जहां से वह शुरू हुआ था। यूक्रेनी राष्ट्रपति का यह बयान रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद ये पहली बार है। अफगानिस्तान एक बार फिर ग्लोबल और रीजनल पावर्स की कूटनीतिक शतरंज का केंद्र बन चुका है। तालिबान का सत्ता पर कंट्रोल 2021 में काबुल से निकलने के बाद अमेरिका की फिर वापसी और अब चीन, रूस, भारत, ईरान, पाकिस्तान की बढ़ती दिलचस्पी, ये सब मिलकर एक नया ग्रेट गेम तैयार कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच काफी खराब संबंध है और दोनों देश कई बार युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुके हैं। वहीं पाकिस्तान में रहने वाले करीब 20 लाख अफगानों को तत्काल देश छोड़ने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार ने कहा है। इसके बाद ये संबंध और खराब होंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को लेकर जो नीति अपनाई है उसने पाकिस्तान के मुंह में पानी भर दिया है। पाकिस्तान को लग रहा है कि एक बार फिर से अफगानिस्तान के रास्ते उस पर बोरियों में भरकर डॉलर्स की बारिश हो सकती है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही पश्चिमी देश भारत पर आरोप लगाते रहे हैं। नई दिल्ली रूस की मदद कर रहा है। भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से हथियार खरीदना भी बंद करे, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों रूस का दौरा करके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। पुतिन भी इस साल भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उन्हें रूस के हथियार के अंदर पहली बार भारत में बने हुए उपकरण मिले हैं। यूक्रेन का यह दावा है कि अगर यह सही है तो इससे यूरोप के साथ तनाव बढ़ सकता है। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 7 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि पहली बार रूसी हथियार सिस्टम के अंदर उन्हें एक भारतीय उपकरण मिला है। उन्होंने बताया कि अब रूसी हथियारों से अमेरिका में बने उपकरण पूरी तरह से गायब हो गए हैं। सनी देओल की जाट 10 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। मोस्ट अवेटेड मूवी में कैसेंड्रा और रणदीप हुड्डा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। एक्शन ड्रामा का पहला रिव्यू भी सामने आया जिसमें इसे फुल पैसा वसूल बताया गया। रिलीज से पहले निर्माताओं ने एक्शन फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। जाट ने प्री सेल ओपनिंग पर अच्छी टिकटिंग मूवमेंट दिखाई है। जाट ने 8 अप्रैल से अपनी प्री सेल जर्नी शुरू कर दी। एडवांस बुकिंग के पहले दिन सनी देओल अभिनीत इस फिल्म ने भारत भर में पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस सहित टॉप नेशनल चेन में अच्छी टिकट बिक्री देखी है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने टिकट बिक्री के जरिए 12.79 लाख रुपए जमा करके कामयाबी हासिल की, जो सैकनिल के अनुसार हिंदी 2D फॉर्मेट में 1544 शो में 10,965 टिकट बेचे गए हैं। हालांकि ब्लॉक बुकिंग को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर अभी तक 48.04 लाख रुपए की कमाई हो गई है। सलमान खान की फिल्म सुल्तान का एक डायलॉग है, सुल्तान को एक ही आदमी हरा सकते हैं, खुद सुल्तान। कुछ ऐसा ही अब सुपरस्टार की ईद रिलीज सिकंदर के साथ है। 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि सलमान खान के सुपर फैंस की बदौलत इस फिल्म ने देश भर में 100 करोड़ क्लब के बाद अब वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ रुपए क्लब में भी एंट्री कर ली है। लेकिन असल लड़ाई सलमान की सलमान से है। यह फिल्म
डायरेक्टर की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट से अभी बाहर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिकंदर इस लिस्ट में जगह बना पाएगी, वो भी तब जब 2 दिन बाद 10 अप्रैल को सनी देओल और रणदीप हुड्डा की जाट भी रिलीज हो रही है। यार मरुगादोस के डायरेक्शन में बनी सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक साबित हुई है। हालांकि जैसा कि सुपरस्टार ने रिलीज से पहले ही कहा था कि उनकी बुरी से बुरी फिल्म भी 100 से 200 करोड़ रुपए कमा लेती है, ऐसा ही सिकंदर के साथ भी है। इस फिल्म को जहां एक और सोशल मीडिया पर दर्शकों ने सिरे से खारिज किया, वहीं फैंस ने तारीफ भी की। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि फिल्म टिकट खिड़की पर धराशायी हो गई है। महाराष्ट्र के क्रिकेटर केदार जाधव 8 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वह राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। जाधव ने आज मंगलवार को पार्टी कार्यालय में सदस्यता ली। पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी वहां मौजूद रहे। ऑलराउंडर के रूप में खेलने वाले केदार से पहले भी ढेरों क्रिकेटरों ने राजनीति में एंट्री मारी। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर बंगाल में यूसुफ पठान और खेल मंत्री मनोज तिवारी तक राजनीति में अच्छा कर रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर और मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर भी बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि दिल्ली से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कोचिंग करियर के लिए राजनीति छोड़ दी थी। केदार जाधव ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा, मैं छत्रपति शिवाजी को नमन करता हूं। मोदी जी और सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा विकास की राजनीति कर रही है। यह कहते हुए मैं बावनकुले के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो रहा हूं।